अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। वालिद की अच्छी आमदनी होने की वजह से ही हम महंगे शहर में रह रहे थे। मेरे अलावा मेरा एक भाई और भी है। मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है और अमीर है। शुरू से ही हमने कभी गरीबी नहीं देखी। गाड़ी नौकर चाकर हमारे मैसर रहे हैं। हमारी हर खुशी पे घर में पार्टी होना मामूली सी बात है। मेरा दाखिला शहर के महंगे तरीन स्कूल में करवाया गया था। मेरा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था। मैं अपनी पढ़ाई में शुरू से ही ज़हीन थी। हम दोनों बहन भाई पहले पोजीशन ही हासिल करते थे। मैट्रिक मुकम्मिल करने के बाद भाई को वालिद साहब ने तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दिया था। भाई के जाने से मैं उदास हो गई थी। वो मेरे लिए एक दोस्त की तरह था। मैंने आगे पाकिस्तान के महंगे तरीन कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त बने थे। मुझे कभी दोस्त बनाने की तंगो दो नहीं करनी पड़ी। लोग खुद ही आकर दोस्ती की ऑफर करते थे। मैं हमेशा से पार्टी करने और अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन नहीं थी। मेरा गैर मामूली हुस्न अच्छे अच्छों को ज़ैर कर देता था। मैं हमेशा ब्रांडेस पहना करती थी। मेरे हद से ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से मेरी कम उम्री में ही इतने हाई क्लास लोग आते रहते थे। मेरे वालिदैन इस मामले में जल्दी के ख्याल नहीं थे। उन्होंने सबको कहा कि जब तक तालीम मुकम्मिल नहीं हो जाती हम अपने आयशा का रिश्ता नहीं करेंगे। तालीम मुकम्मिल होने के बाद खुद ब खुद अच्छा रिश्ता ढूंढ कर वक़्त ये फ़र्ज भी अदा कर देंगे। वक़्त के साथ मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद ने मेरा दाखिला बिजनेस में करवा दिया। यूं ही तालीम का सफ़र ख़त्म हुआ और फिर जॉब शुरू कर दी। जॉब करना मुझे पसंद था और वालिद साहब ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वहाँ की महीना सैलरी से ज़्यादा महंगा तो मेरा लिबास होता था। सभी लोग मुझे बड़ा गौर से देखते थे। ये जॉब सिर्फ शौकिया कर रही थी मैं। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ऑफिस में कुछ लोग मिडिल क्लास घराने से भी थे, जिनकी तनख्वाह से मुश्किल गुजारा हुआ करता था। मैंने वालिद से इजाज़त लेकर घर में छोटी सी पार्टी रखी और सबके लिए तोहफे लिए, ताकि किसी को मेरा गिफ्ट देना एहसान न लगे। मेरे वालिद को पार्टी से वैसे भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमारे घर आए रोज़ कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी होती ही रहती थी। मेरी घर की पार्टी में दानियाल भी आया था। वो बहुत बादुनी मिडिल क्लास था। मुझे शुरू से अच्छा लगता था। वजह इसका हंसमुख लहजा था, जो हर वक्त कोई ना कोई जोक सुनाकर सबको हंसाता रहता था। पता नहीं क्यों मैं इसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। आज की पार्टी अंजाम को पहुंची। मेरे गिफ्ट लेने पे वो बहुत इनकारी हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं नाराज हो जाऊंगी, तो इसने फौरन ले लिया और आगे से बोला कि बदले में इसे ऑफिस में मेरे हाथ से कॉफी पीनी पड़ेगी। मैं खुश असलूबी से मान गई। मेरे वालिद ने तो इसे दोबारा आने की ऑफर भी की थी। इसके घर में इसके वालिदैन और एक भाई था, जो गाँव में रहा करते थे। वो लोग पहले किसान थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से वो घर पर ही होते थे। वो छुट्टियों में जाता था और अपनी तनख्वाह का एक अच्छा खासा हिस्सा इन्हें भेज दिया करता था, ताकि इनका गुजर बसर हो सके। बड़ा बेटा होने की वजह से इसके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां थी। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। वो मेरी बात को मजाक में टाल गया। मैंने भी फोर्स नहीं किया, लेकिन इसकी सालगिरह पर मैंने इसे बहुत से गिफ्ट दिए थे। अब मेरी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। हम दोनों ऑफिस टाइम में एक साथ होते थे और ज्यादा वक्त इकट्ठा गुजारते थे। इसने कभी मेरी तारीफ में खसीदे नहीं कहे थे, बल्कि वो मजाक में चिढ़ाकर मेरा जहन हमेशा खुद की तरफ उलझाए रखता था। वक्त गुजरने लगा। हाफिज में सब लड़कों का झुकाव मेरी तरफ ही था। मेरे हाफिज का बॉस भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हैरत की बात थी कि सब लड़कियों ने मुझे इससे दूर रहने का कहा था। इनके मुताबिक वो एक नफसियाती इंसान था। खैर, मुझे क्या लेना देना। मेरे लिए तो दानियाल की दोस्ती काफी थी। इसने मुझे ढाबे में खाना खिलाया, अपनी बाइक पे इस्लामाबाद घुमाया। बारिशों के मौसम में मैं इसे जबरदस्ती घसीट कर साथ ले जाती। वालिद साहब ने दोबारा कहा कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर इनका ऑफिस ज्वाइन कर लूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझे दानियाल से मोहब्बत हो गई थी। मैं पार्टी में जाने और घूमने फिरने के बजाय घर में इसी के साथ टेक्स्ट पर बात करने लगी। हमारे दरमियान रोमांटिक शायरी की तबादले होने लगे थे। मोहब्बत सिर्फ मुझे नहीं, इसे भी थी। वो मेरे गैर मामूली हुस्न का असर हो चुका था। मेरे वालिद साहब मेरा रिश्ता किसी अमीर कबीर फैमिली में देखने लगे। मैंने दानियाल को कहा कि वो रिश्ता भेजे, वरना मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। मेरी बात पर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसने फिर से पूछा तो मैंने गुस्से में कहा कि अब तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। वो फौरन बोला, ये वजह नहीं है। वो भी मुझे शुरू से पसंद करता है, लेकिन इसका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता। मैंने इसे कहा कि वो एक बार रिश्ता भेजे, मैं इसके साथ झोंपड़ी में रहने के लिए भी तैयार हूँ,
میری اس بات پر وہ ہنس پڑا۔ اس نے گھر میں بات کی، اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میرے والد نے انکار کر دیا۔ میری بھوک ہڑتال، کمرے میں بند ہونا، جان لینے کی دھمکی کچھ کام نہیں آیا تھا۔ وہ میرا رشتہ میرے باس سے طے کر چکے تھے۔ ان کی ضدی طبیعت نے مجھے باغی کر دیا تھا۔ میں نے ان کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر نکاح والے دن میں عیش و عشرت کو لات مار کر دانیال کے ساتھ بھاگ گئی اور ہم گاؤں میں جا کر نکاح کر لیا تھا۔ دانیال نے مجھے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لوں، لیکن میری ضد پر وہ ہار مان گیا تھا۔ گاؤں کے کچے گھر میں 3 کمرے تھے، کھلا صحن اور لکڑیوں کی روٹی بنائی جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دانیال کا ایک ہی بھائی تھا جو کالج میں پڑھ رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجھے اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ ان کی باتیں بہت فنی تھی۔ میں بالکل بڑھیا جیسی لگتی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا کرتی تھی کیا یہ اصلی ہے یا نہیں۔ سب عورتیں میری ساس کو مبارکباد دینے لگے کہ ان کے بھاگ کھل گئے ہیں، جو اتنی خوبصورت بہو مل گئی ہے۔ والد صاحب نے مجھے بہت دھمکیاں دی، پیار سے سمجھایا میں واپس آ جاؤں، دانیال سے طلاق لے لوں، لیکن میں نہیں مانی۔ انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ میرے سے ہر رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی نے مجھے سمجھایا، دانیال تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا، میرا ایک سوٹ ہی اس کی پوری تنخواہ کی قیمت جتنا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہی کہا کہ میں رہ لوں گی۔ دانیال کی محبت میں نے کچھ عرصہ گاؤں کے کچے مکان اور مچھروں کے بیچ میں گزار دیا۔ پھر دانیال اور میں واپس شہر آ گئے۔ دانیال کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں نکالا گیا تھا۔ شاید یہ بھی وارث صاحب نے مجھے واپس بلانے کے لیے کیا تھا۔ میرا دل ان سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ دانیال کو میرے حافظ جوائن کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے باس نے بھی ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ سب حافظ والوں نے مجھے مبارکباد دی۔ کچھ نے نصیحت کی کہ جیسے تیسے کر کے اپنے والدین کو راضی کر لوں۔ دانیال نوکری کی تلاش میں آج کل دھکے کھا رہا تھا۔ ہم دونوں نے چھوٹا سا یہ کرائے پر گھر لے لیا۔ سیلری پہ ہم نے کچھ سامان بھی ڈلوا لیا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ دانیال ایک دکان پر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب میرے سٹینڈرڈ کے مطابق تو نہیں تھا۔ کوئی مجھ سے میرے شوہر کی نوکری کے متعلق پوچھتا تو میں جھوٹ بول دیتی کہ وہ بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ساری تنخواہ ہر ماہ گھر بھیج دیتا۔ میں نے سیلون جانے اور برانڈڈ کپڑے لینے بند کر دیے تھے۔ ہوٹل کے مہنگے کھانے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ والی پڑوسن سے کچھ کھانا بنانا سیکھا تھا۔ اب میں کھانا خود بناتی تھی۔ مہینہ ہونے کو تھا، تیل دال اور سوکھی روٹی ہی زیادہ تر کھائی جاتی تھی۔ یہاں نوکروں کی فوج میں اثر نہیں تھی۔ میری زندگی بہت ٹف ہو رہی تھی، لیکن میں دانیال کی محبت کے ساتھ خوش تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ وہ کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کرے تو وہ ٹال دیتا تھا۔ شادی کے 3 مہینے ہماری اس بات پر بحث بھی ہوئی تھی۔ روز رکشے میں حافظ آتے جاتے، محلے والوں کی خاص کر مردوں کی حسرت بھری نگاہیں مجھے محسوس ہوتی تھی۔ میں نے حافظ میں قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا تاکہ دانیال باہر جا کر کما سکے۔ اس نے بہت منع کیا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ آج ہم 2 ہیں، کل ہماری اولاد ہوں گی، ہمیں ان کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا۔ شادی کے بعد میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ دانیال ہسمکھ صرف حافظ میں تھا۔ گھر میں وہ عام لوگوں کی طرح ہی تھا، لیکن وہ میری عزت کرتا تھا، مگر عزت سے ساری عمر پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ ایسی باتیں کبھی کبھی میرے ذہن میں گونج جایا کرتی تھی۔ دوستوں کے کہنے پہ والد صاحب سے بھی ملنے گئی تھی، لیکن چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ میرے والد نے ساری پراپرٹی بھائی کے نام لگا دی تھی۔ میرے ساتھ سارے تعلق توڑ دیے تھے۔ گارڈ کو سختی سے منع کیا تھا کہ حافظ یا گھر میں میرا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی کی شادی انہوں نے ایک بزنس مین کی بیٹی سے کر دی تھی۔ بھائی بھابھی کو لے کر باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ باس نے جو لون دیا تھا، میں نے ان پیسوں سے دانیال کو دبئی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویزا لگتے ہی دانیال دبئی چلا گیا تھا۔ اسے وہاں پاکستانی 1 لاکھ سیلری پر نوکری مل گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دانیال کو دبئی کے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ 2 سال بعد آیا اور 15 دن کے بعد دوبارہ چلا گیا۔ ہم دونوں کے رشتے میں مٹھاس ختم ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ نہ ہی میں نے اس سے زیادہ بات کی اور نہ ہی اس نے میرا حال حوال پوچھا۔ اس دن گاؤں سے میرے سسرال والے بھی آئے تھے۔ 2 دن رکے اور بیٹے سے مل کر واپس چلے گئے۔ میرے ساس اور سسر بھی میرے سے اولاد چاہتے تھے، جو میں فی الحال نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سادے سے لوگ میری بات سن کر چپ ہو گئے تھے۔ مجھے کبھی کبھی غصہ چڑھتا کہ ساری کمائی انہیں دے دی جاتی ہے، حالانکہ اس پر میرا بھی حق ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ محلے کا ہر مرد مجھے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا، کیونکہ کسی کی بھی بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ سب کی زندگیوں کے بچوں کے پیچھے گزر رہی تھی، اپنا آپ جینا بھول گئے تھے۔ تبھی میں بچہ نہیں چاہتی تھی۔ میری محبت ختم ہو گئی تھی۔ دل اور دماغ
दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मुझे वालिद का फैसला मान जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं अपने फैसले पर पछता रही थी। वालिदा से बात की तो वो मिलने आ गई, लेकिन हवस ज्यादा गली और छोटे घर में वो ज्यादा देर बैठ ना सकी। लाइट भी गर्मियों में कम ही आती थी। वो इसरार करके मुझे अपने साथ पार्लर ले गई। नए कपड़े भी ले दिए। इतने दिनों बाद मुझे यह सब बहुत अच्छा लगा था। बदबूदार गलियां, किचन में काम करना खौफत में मुब्तला कर रहा था। दानियल के भाई ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरे शौहर ने 2 माह मुझे खर्चा भेजने के बजाय इसकी फीस भर दी। मैंने इस बात पर बहुत झगड़ा किया। जब भी हमारी बात होती झगड़ा लाजमी होता था। वो पहले की तरह घंटों बात करना, शायरी के तबादले करना सब 2 दिन की चांदनी थी। अब आगे सिर्फ अंधेरी रात थी। हाफिज में सब लोग मेरे हालात से बाखूबी वाकिफ थे, और क्यों ना होते। ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली एक लड़की अब सादा से कपड़ों में हाफिज आती थी। एक दिन मैं कोई फाइल लेकर बॉस के पास कमरे में गई तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर को हीरे की पहचान नहीं है। जो लिबास मैंने पहन रखा है वो मेरे शियाने शान नहीं है। अगर मैं इनसे निकाह नहीं करना चाहती तो बेशक ना करती, मगर किसी ऐसे आदमी से निकाह करती जो मुझे मलिका की तरह बना कर रखता। मैं खामोश दिल लगकर रह गई। अब वो हर इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल करने लगे थे। कुछ ही अरसे में मेरी प्रमोशन कर दी। शुरू में मेरा ज़मीर मिलामत करता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ज़मीर की सुनना छोड़ दी थी। मैं भी इनके दिल की जोई के लिए 2-3 बातें कर लेती। मुझे समझ आ रहा था कि अब भी वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन वो मुझे डायमंड शॉप पर ले गए। मेरे इनकार के बावजूद भी उन्होंने मुझे महंगा डायमंड का सेट गिफ्ट किया था। फिर यह मामूल बन गया। मैं महीनों तक अपने शौहर को कॉल नहीं करती, और बात करती तो थोड़ी बात करके कॉल बंद कर दिया करती थी। ज्यादातर बॉस के साथ फोन पर लगी रहती। मेरा बदला रवैया मेरे शौहर ने भी महसूस किया था। वो समझा शायद मैं इसे पैसे न भेजने की वजह से अब तक नाराज हूँ। मेरे शौहर को गए अब 4 साल होने को थे, और 1 साल हो गया था। मेरे और बॉस के दरमियान चलते चक्कर को सबको हाफिज में हम पे शक होने लगा था। सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी, लेकिन मुझे कोई सरोकार नहीं था। यकीनन वो सब लड़कियां मुझसे जेलस थी। तभी आज कैफे में बुलाकर बॉस ने कहा कि मैं अपने शौहर से तलाक ले लूं ताकि वो मुझसे शादी कर ले। मैं भी राजी हो गई। वो बॉस की तरफ से मैं एक फ्लैट में रहने लगी थी। उन्होंने मुझे एक नौकरानी भी रख कर दी थी। मोहब्बत वाकई ना अफसानवी होती थी जिसका भूत उतर गया था। फिर मैंने शाम को फोन पर शौहर से तलाक का मुतालबा किया। पहले तो वो बहुत परेशान हुआ, वापस आने का बोला, लेकिन मैं ना मानी। वजह पूछने लगा। मैं तंग आ गई थी। अब मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसने मिन्नत की कि अब वो मुझे हर महीना पूरा खर्चा भेजेगा, लेकिन मैं किसी हाल में भी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। आखिरकार वो मेरी बात मान गया। दानियाल से तलाक लेकर इद्दत के बाद मैंने अपने बॉस से शादी कर ली। जब वो मुझे अपने घर की जगह एक झोंपड़ी में ले आया जहाँ एक बड़ा सा खड्डा खुदा हुआ था, मैं जोर जोर से चीखने लगी। वो इस खड्डे में मुझे जिंदा दफनाने के इरादे से मुझे यहाँ ले आया था। वो मुझे मारना चाहता था। हाफिज की लड़कियां ठीक कहती थी कि वो एक नफ्सियाती इंसान है। मैं वहां से भागने लगी तो इसने मुझे पकड़ लिया। वो पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। दानियाल ने आज तक मुझसे बदतमीजी नहीं की थी, और मेरा बॉस मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना रहा था। जब पहली बार इसने मुझे प्रपोज किया था और निकाह के लिए कहा था, तब मैंने इसका बहुत इंसल्ट की थी। इसने फैसला कर लिया था कि मुझसे बदला लेगा। मैं इतने लोगों के सामने से खुले आम रिजेक्ट करके गई थी। इसने दानियाल को नौकरी से निकाल दिया था। जब वो कहीं भी सीवी लेकर जाता तो बॉस पहले ही अपने ताल्लुकात लड़ाकर इसे वहां से भी निकलवा देता। फिर मुझे लोन देना भी इसकी एक चाल थी, ताकि बाद में वो मुझे जाल में फंसा सके। मैं दोनों तरफ और महंगे गिफ्ट देखते ही इनकी तरफ चल पड़ी और अपना सब कुछ इसे सौंप चुकी थी। मैं वहां से अपने आप को छुड़वाकर भागी थी। पता नहीं मुझे किधर ले आया था। मैं सड़क पर अंधाधुंध भागती हुई एक ट्रक से टकरा गई थी। मैं थोड़ी जिंदगी चाहती थी ताकि सबसे अपनी गलती की माफी मांग लूं। मुझे बस दानियाल से माफी मांगनी थी। 2 महीने बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया था। रोड से कुछ लोगों ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। मेरे वालिदैन को इतला दे दी गई थी कि मैं 2 महीने से कोमा में थी। मेरे होश में आते ही पुलिस आई और मैंने अपना बयान लिखवा दिया। सब मेरी हालत देखकर हैरान थे। वो मुझे मरता हुए देखकर मेरे वालिद ने भी मुझे माफ कर दिया था। मैं एक्सीडेंट की वजह से दोनों टांगे गवा चुकी थी। वालिद ने सब जगह मालूम करवाया कहीं से मेरा इलाज हो सके, लेकिन मुझे अब सारी जिंदगी यूं ही रहना था। 1 महीना मजीद हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर आ गई।
मैंने घर आते ही वालिद और वालिदा को सारी हकीकत बता दी। वो खफा हुए कि इतने बड़े फैसले में खुद से लेने लगी थी। पहली गलती के बाद मैंने दूसरी गलती इससे भी बड़ी की थी। बॉस से मैंने तलाक मांगी और मुझे तलाक देने पर राजी नहीं था। इसने मुझ पर कातिलाना हमला किया था। वालिद की सपोर्ट मिलते ही मैं अपना मामला अदालत में ले गई। मेरे वालिद ने पैसा लगाकर एक काबिल वकील किया जो मुझे तलाक दिलवा चुका था और बॉस को अभी 2 साल की कैद हुई थी। आज इस हादसे को 2 साल होने वाले हैं। मैंने दानियाल से भी माफी मांग ली थी मगर इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा फोन काट दिया था। मैं अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मैंने अपने शौहर के साथ खयानत की थी और इसी की मुझे सजा मिली थी। मैं एक दिन गाड़ी में भाभी के साथ बाहर आई तो मेरी नजर दानियाल पर पड़ी। वो दुकान पे खड़ा था। मैं भाभी की मदद से व्हील चेयर पर बैठी थी। दानियाल के साथ एक लड़की थी जिसने एक छोटा सा बच्चा भी उठाया हुआ था। इसे देखकर मुझे खुशी हुई कि इसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। मेरी आवाज पर इसने मुझे देखा और हैरान रह गया। मैंने हाथ जोड़कर सबके सामने इसे माफी मांगी थी। इसके निकाह में होते हुए किसी गैर मर्द से चक्कर चलाने की भी मुझे सजा मिली थी। आज इसने मुझे माफ कर दिया था। अपनी बीवी और बच्चों से भी मेरा तारुफ करवाया। 2 साल पहले ही मेरी शादी के बाद इसने शादी की थी। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश था। इसकी कंपनी इसका तबादला पाकिस्तान कर दिया था। वो अब भी इसी तंग दिली में अपने बेटे और बीवी के साथ रहता था। लेकिन इसकी जिंदगी कितनी मुकम्मल थी। इसकी बीवी ने वो घर जन्नत बना दिया था। मैं खाली हाथ थी। मैंने ये रिश्ता खुद गवा दिया था। मैं घर लौट आई। मेरे वालिद भी अपनी मर्जी चलाने वाले नहीं थे। वो बस अपनी औलाद की भलाई सोचा करते थे। मेरी आंखों से दौलत की पट्टी हटी थी तो मुझे ये बात समझ आई थी कि अब मैंने एक स्कूल खोल लिया था जहाँ 100 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल करने आते थे। मैं यूं ही दूसरों की मदद करके अपने ज़मीर को बोझ उठाने की कोशिश में हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह को माफ़ कर दे। आमीन। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।